हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली मैं इस नावल को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। नावल की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मोरन के एम्परर बनने से पहले ऐसे कई लोग थे जो उसके संग काफ़ी ज्यादती करा करते थे और उसे एक कुत्ता बुलाया करते थे, चाहे वो दुकानदार हो, ग्राहक हो, उसका खुद का कज़न हो या फिर उसकी माँ। वो सब उसे ऐसे ही बुलाया करते थे। हाँ, कभी कभी कुछ लोग कुत्ते से उसे कंपेयर करते थे, लेकिन हमेशा बुराई नहीं होती थी, कभी कभी तारीफ भी हो जाती थी। जैसे कि जिन जिन लोगों के संग मोरन सोया था उनके संग वो काफ़ी डेविली चीज़ें करता था, इसीलिए वो सोचते थे कि मोरन काफ़ी स्ट्रांग है और वो उसे एक हस्की से कंपेयर करते थे। केवल यही बातें नहीं थी, मोरन काफ़ी निराला था। कहा जाता था कि मोरन की मीठी मीठी बातों से वो किसी को भी झांस सकता है, और जिन लोगों ने भी मोरन को देखा था वो सब यही कहते थे कि वो एक खूबसूरत और ताकतवर इंसान है। जो भी लोग मोरन के नज़दीक आना चाहते थे वो केवल खुद के लालच के लिए आना चाहते थे, और जो लोग मोरन के पास नहीं जाना चाहते थे उन लोगों को भी मोरन चैन से कहाँ रहने देता था। तो जैसा कि आप लोग जान गए होंगे, मोरन काफ़ी अजीब था जिसे समझना इतना आसान नहीं था। इसके बुरे किस्से तब तक थे जब तक वो एम्परर नहीं बन जाता, और जैसे ही वो कल्टीवेशन वर्ल्ड का एम्परर बनता है उसे फिर कोई भी इन नामों से नहीं पुकारता था। एक दिन की बात है, एक छोटे कबीले ने जो कि काफ़ी दूर से था, उसने मोरन को एक पपी भेंट में दिया था। वो छोटा सा कुत्ता ग्रे और वाइट कलर का था जो काफ़ी मोटा और प्यारा सा था। शायद उस कुत्ते को लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है और वो अपने आप को काफ़ी बड़ा मानता था। पागलों की तरह वो इधर से उधर पूरे मेन हॉल में घूम रहा था। कई बार वो कोशिश करता है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ पाए ताकि एम्परर की थ्रोन पे जो इंसान बैठा है उसको देख ले, लेकिन उसके छोटे से पैर ऐसा कहाँ होने देते। मोरन उस पपी की ओर देखता है और शायद वो ये सोच रहा था कि इस पपी के पास साहस तो है पर दिमाग नहीं, इसीलिए वो अजीब तरह से हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है, कुत्ते का पिल्ला। लेकिन मोरन उस डॉग को रख लेता है। वो छोटा सा क्यूट सा पपी अब बड़ा डॉग बन गया था, और वही बड़ा डॉग अब बूढ़ा हो चुका था, और बूढ़ा होने के बाद वो मर जाता है। मोरन तब अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद उन्हें फिर से खोलता है। उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही उतार चढ़ाव थे और ऐसे ही करके उसके 32 साल गुजर जाते हैं। अब वो 32 इयर्स का हो गया था और अपनी ज़िंदगी से काफ़ी थक चुका था। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था और वो हमेशा उबाऊ और अकेलापन महसूस करता। इतने सालों में जिन लोगों को मोरन जानता था वो सब धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। जैसे कि उसका पेट जिसका नाम उसने 3 फायर्स रखा था वो भी चला गया था। उसे लगता था कि उसे भी अपनी ज़िंदगी का अंत कर लेना चाहिए, और वहीं अपने सिंहासन पर बैठा हुआ वो अपनी फ्रूट प्लेट से एक अंगूर उठाता है और उसकी स्किन को छीलने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी स्किन को छीले जा रहा, जैसे कि वो अपने किसी रखेल के कपड़े उतार रहा हो। उस अंगूर का रस उसकी उंगलियों पर गिरता। पता नहीं क्यों, पर मोरन को वो रस खून की तरह लग रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि उसे अपने कर्मों का अंदाज़ा था। वो उस अंगूर को अपने मुंह में रखता है और अपनी उंगलियों की ओर देखते हुए सोचता है कि अब वक्त आ चुका है। ये वो वक्त है जब वो नरक को जाने को तैयार है। मोरन, जिसे ताक्षंजुन भी कहा जाता है, जो कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का पहला राजा है, इस गद्दी पर बैठना
इतना आसान नहीं था, ना ही अपनी गद्दी बचाए रखना आसान था, बल्कि इसके लिए एक इस तरह का इंसान चाहिए था जो कि जीता जागता एक पत्थर हो, जिसे किसी भी ह्यूमन इमोशन से कोई फर्क ना पड़ता हो। उसके राजा बनने से पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड 10 कबीलों में डिवाइडेड था। वो सारे कबीले एक दूसरे पर निगरानी रखते थे और कोई भी अपनी मर्जी से दुनिया को बदलने के फैसले नहीं ले सकता था। और तो और वहाँ के जितने भी सेक्ट लीडर थे वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे और एक स्कॉलर थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और इस काबिल बनते थे कि सेक्ट लीडर का टाइटल उन्हें मिल सके। और तो और वो ये रीत भी मानते थे कि अगर तुमने सेक्ट लीडर का टाइटल निभा लिया और तुम में ज़रा भी घमंड आया तो भगवान तुम्हें हज़ारों सालों तक श्राप देंगे। लेकिन हमारा मोरान अलग था। वो एक गुंडा था, तो आखिर में उसने वही करा जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मोरान ने दुनिया की सबसे अच्छी दारू पी है और तो और उसने दुनिया की सबसे सुंदर औरत से शादी करी थी। और तो और कल्टीवेशन वर्ल्ड का राजा बनना इतना आसान काम नहीं है। और उसके बाद मोरन वहाँ का एम्परर बन गया, जिसके आगे करोड़ों लोग अपना सर झुकाते हैं और जो भी लोग उसके आगे सर नहीं झुकाना चाहते थे उन सबको मार दिया जाता था। इतने सालों में जितना भी उसने राज करा, उसने कईयों को बद से बदतर मौत दी है। वो लोग जो दुनिया की रीत को समझते थे और हमेशा हक के लिए लड़ते थे, उन सबको मोरान की वजह से मरना पड़ा। और तो और उन 10 कबीलों में से सबसे ताकतवर कबीला रुफेंग सेक्ट, उस पूरे कबीले को मोरान ने तहस नहस कर दिया। साथ ही साथ मोरान ने अपने टीचर को भी नहीं छोड़ा। मोरान ने अपने टीचर से युद्ध करा और उनसे जीत गया और फिर अपने ही टीचर को अपने पैलेस ले गया और वहाँ बंदी बना लिया। अब किसी को कुछ नहीं पता कि उसके संग क्या हुआ। यहाँ पर दोस्तों चुवेनिंग की बात हो रही थी। एक खूबसूरत सी दुनिया मोरान ने तहस नहस कर दी। हमारे एम्परर मोरान, जो कि किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें भगवान से डर लगता ही नहीं था, इसीलिए वो कोई भी रीत नहीं मानते थे और ऐसे ही हमने कई कांड देखे हैं। हालांकि मोरान अब इस मूड में नहीं था कि वो आगे जाके ऐसे ही कांड करे, क्योंकि अब उसे अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी। साथ ही साथ कई सारे कबीले के वॉरियर्स एकजुट होकर एम्परर ताक्शनजन से लड़ने वाले थे, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड को एम्परर नहीं चाहिए था और मोरन जैसा एम्परर तो बिल्कुल भी नहीं। और हमारा सीन चेंज होता है। मोरान ने पूरे पैलेस में और अपने पूरे किंगडम में जादुई मंत्र डाल रखे थे और मोरान का पैलेस एकदम पीक पर था। कई महीनों तक वो वॉरियर्स लड़ते हैं ताकि वो उस पैलेस के पास पहुंच सकें। अब जब वो उस पैलेस के पास पहुंच चुके हैं तो इन सबको डर लग रहा है। एक शख्स वहाँ पर बोलता है, ताक्शनजन काफ़ी खतरनाक और ताकतवर है, हम सबको संभल कर रहना चाहिए ताकि आगे जाकर हम उसके जाल में न फंसे। उस शख्स की बात सुनकर सारे के सारे लोग सहमत होते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान था जो कि काफ़ी सुंदर और थोड़ा सा एरोगेंट था। उसने ब्लू और सिल्वर कलर के कपड़े पहन रखे थे, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। वो सामने आता है और काफ़ी गंदी शक्ल बनाकर बोलता है, अब हम पहाड़ के नीचे आ गए हैं और अब तुम सबको डर लग रहा है और यहाँ से हार मानना चाहते हो। पहाड़ के नीचे बैठकर तुम कर क्या लोगे? क्या खुद वो मूवी यू आए यहाँ पर और तुम सबकी चटनी बनाए? कायर। उसकी ये बात सुनकर सारे के सारे लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं और बोलना चालू कर देते हैं, यंग मास्टर यू, आप कह क्या रहे हैं और आपका मतलब क्या है कायर से? आप अच्छे से जानते हैं कि ताक्शनजन कितना खतरनाक है। अगर हमने अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई
और सावधानी से नहीं खेला तो क्या होगा आप ही बताइए। या फिर हम सब आपकी तरह हो जाएं, और अगर हम आपकी तरह हो जाएंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप लेंगे? दूसरा शख्स बोलता है, यंग मास्टर शू, आप तो भगवान के चहीते हैं ना, और हम तो आम इंसान हैं। अगर भगवान का चहीता हम कायरों के संग नहीं रहना चाहता और जाकर ताक्षंजुन से लड़ना चाहता है तो क्यों ना आप पहाड़ को चढ़ जाएं। हम लोग क्या करते हैं, हम सब पहाड़ के नीचे रहेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे कि आप कब ताक्षंजुन का सर काट कर हमारे पास लाते हैं। क्या ये सब सही रहेगा? मेरे हिसाब से अच्छा होगा। इस तरह की चीज़ें सुनकर उस यंग मास्टर शू को काफ़ी इरिटेशन हो रही थी। आखिर ऐसा क्या था, वो क्यों बाकियों से अलग था, और उसकी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी ताक्षंजुन से कि वो सीधा उस पर हमला करना चाहता था। असल में वो शुमेंग था, जो कि ताक्षंजुन यानी मोरान का कज़न ब्रदर है। इन सब की ऐसी बातें देखकर एक मंक आता है और उन सब को शांत कराता है। फिर वो शुमेंग की ओर बढ़ता है और प्यार से बोलता है, यंग मास्टर शू, कृपया आप इस बूढ़े मंक की सुने। मैं जानता हूँ कि आप अपने भाई मो वियू से काफ़ी नफ़रत करते हैं, लेकिन एकदम से ऊपर जाना ये सही नहीं है। आपको पहले सबके बारे में सोचना होगा और इस सब को धीरज से सुलझाना होगा। आप अपने इमोशंस पर काबू रखें। और हमें दिखाते हैं कि शुमेंग कौन है। तकरीबन 10 साल पहले वो एक होशियार कल्टीवेटर था जिसको सब चाहते थे क्योंकि वो भगवान का चहीता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला उसके हालात भी बदलते रहे और वो इस कगार पर आ गया कि यहाँ पर बैठे लोग उसका मजाक बना रहे थे। तो एक्चुअल में शुमेंग जो है वो मोरान का कज़न है, जो कि मोरान से बिल्कुल अलग है। तो अगर मोरान अपने शिजुन से नफ़रत करता है तो यानी कि शुमेंग अपने शिजुन को जान से ज़्यादा चाहता है और उनकी इज्जत करता है। तो शुमेंग के गुस्सा होने की वजह केवल यही नहीं था कि उसे मोरान को हराना है, बल्कि उसे अपने शिजुन को भी ढूंढना था, जो कि मोरान ने बंदी बना रखा है। ओल्ड मंक की बातें सुनकर उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो कोशिश करता है कि वो अपने इमोशंस पर काबू करे और अपना गुस्सा पीते हुए बोलता है, तो फिर हम कब तक इंतज़ार करते रहेंगे? ओल्ड मंक बोलते हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें हमारे हाथों में नहीं हैं। उनकी बातें सुनकर और लोग बोलते हैं, हाँ ये सही कह रहे हैं। क्या पता अगर ताक्षंजुन हम पर हमला करना चाहते हों। ओल्ड मंक फिर से बोलते हैं, यंग मास्टर शू, धीरज रखिए। देखिए, हम काफ़ी कोशिश करने के बाद पहाड़ के नीचे आ चुके हैं, तो अच्छा होगा कि अगर हम सावधान रहें। और वैसे भी मो वियू अपने पैलेस में है और जहाँ तक है वो पहाड़ों के नीचे नहीं आएगा, तो हम जल्दबाजी में ऐसा काम क्यों करें कि औरों की जानों को खतरा हो। अगर हम सबकी जान को खतरा हुआ तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। इस बार शुमेंग, जो कि अपना गुस्सा पी रहा था, वो वापस भड़क जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, जिम्मेदारी? अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे शिजुन की जिम्मेदारी किसने ली थी? उनकी ज़िंदगी का किसी को ख्याल था? बताइए। मोरान ने मेरे शिजुन को 10 साल से कैद करके रखा है, पूरे 10 साल। मेरे शिजुन वहाँ मोरान के साथ पैलेस में है। मैं कैसे धीरज रख लूँ और कैसे इंतज़ार करूँ? जैसे ही शुमेंग शिजुन को बीच में लाता है, सब लोगों के चेहरे निराशा की ओर चले जाते हैं। कुछ लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं और बाकी इधर उधर एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि आगे क्या बोले। तो हमारा चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, और अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो इसी नेम से एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप वहाँ जाइए। वो पार्ट पहले से ही अपलोडेड है और आप देख लेना। और ऐसे ही देखते रहिए स्टोरी बग्स।